आज की कहानी है अजनबी साथी। रात के 11:50 की ट्रेन थी, दिल्ली के सराय रोहिल्ला से बीकानेर के लिए, जिसमें मैं हमेशा सफ़र करती थी। सुबह 7-8 बजे वह पहुंचा देती थी। पर आज बात अलग थी। मुझे अचानक बीकानेर जाना पड़ा था, और तत्काल में टिकट भी नहीं हुआ। ट्रैवल एजेंट ने सुझाव दिया, अगर अर्जेंट है तो आप दूसरी ट्रेन ले लो, वो 10:45 बजे निकलती है। घूमकर जाने की वजह से बीकानेर दोपहर 1-1:30 बजे पहुंचती है। मैंने हाँ किया और रात को सराय रोहिल्ला पहुंच गई। स्टेशन काफी खाली था, ट्रेन लगी हुई थी। सेकंड एसी कोच देखकर मैं अपनी सीट पर बैठ गई। पूरा कूपा खाली था। ट्रेन छूटने का टाइम हो चुका था पर कोई नहीं आया, और ट्रेन चल पड़ी। मुझे लगा जरूर दिल्ली कैंट से लोग आएंगे, पर फिर भी कोई नहीं आया। अकेली ही थी तभी अर्दली आया। मुझे देख बोला, अरे आप अकेले हो? मुझे लगा कोई नहीं है। मैंने कहा, क्या हमेशा ट्रेन ऐसे ही खाली रहती है? उसने कहा, ज्यादातर। अब मुझे डर लगने लगा था। पूरे कूपे में अकेली थी। तभी टिकट चेकर आ गया। वो बड़ी उम्र का शख्स था। उसने मुझे दिलासा दिया, बेटी डर मत, 2 बजे के करीब संगरूर से पैसेंजर आएंगे, तब तक मैं बार बार चक्कर लगा जाऊंगा। और यह राम सिंह है ना? राम सिंह भी बड़ी उम्र का दुबला सा आदमी था। वो कहने लगा, बेटी मैं भी यही हूँ। उन लोगों के बेटी कहने से थोड़ा ढाढ़स बंधा मेरे दिमाग में। ट्रेन में होने वाले सारे क्राइम घूम गए थे, गनीमत थी। कूपा थर्ड एसी और स्लीपर क्लास के बीच में था। एक बार मेरा मन हुआ कि कह दूं थर्ड एसी में शिफ्ट कर दो, पर टिकट चेकर जा चुका था। मैं आराम से बैठी थी। पूरे कूपे के पर्दे खींचे हुए थे। खाली बैठे बैठे दिमाग में क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया के सारे एपिसोड घूम रहे थे। मैं ज्यादातर अकेले ही ट्रेवल करती थी, पर आज बात कुछ और ही थी। बीच बीच में राम सिंह 2 बार मुझे देख गए थे। 12 के करीब राम सिंह कंबल लेकर आ गया। बोला, बेटी रात की ठंड लगेगी। मेरा डर मिटाने के लिए वो हंसते हुए बोला, यह ट्रेन बिहार या उत्तर प्रदेश नहीं जा रही, तुम डरो मत। आधे घंटे बाद ट्रेन रुकी। कोई स्टेशन था, शायद जींद। कोई 10 मिनट रुकी होगी ट्रेन। अभी गाड़ी प्लेटफॉर्म से सरकना शुरू ही किया था, तभी दरवाजा खुला और एक सुदर्शन सा लंबा लड़का कूपे में आया। शायद उसने भागते हुए गाड़ी पकड़ी थी, क्योंकि वो खौफ रहा था और उसके माथे पर पसीना भी आ गया था। मैं उसे बहुत गौर से देख रही थी, या कहे घूर रही थी। तभी उसकी आंखें मेरी आंखों से टकराई। मैं सक पका गई। वो आकर मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गया। मुझे लगा चोर तो नहीं लग रहा। थोड़ी अलर्ट होकर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद अपना गला साफ करते हुए वो लड़का बोला, क्या आप इस कूपे में अकेली है? मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता? वो बोला, अभी प्लेटफॉर्म से गार्ड से टिकट लेकर आया हूँ। वो ही बता रहा था पूरा सेकंड एसी खाली है। मैंने हिम्मत दिखाते हुए कहा, संगरूर से पैसेंजर बहुत है। उस लड़के के पास सिर्फ एक बैग था। उसे लापरवाही से ऊपर की सीट पर पटक कर वो टांगे फैलाते हुए मेरी सामने वाली सीट पर पसर गया। मेरे पास ऐसा कोई कीमती सामान नहीं था। लैपटॉप और फोन ही था। कैश ज्यादा लेकर मैं सफर नहीं करती। मेरी कल्पना उड़ान भरने लगी थी। अगर यह चोर है तो कितने का नुकसान होगा? डेबिट कार्ड अगर गया तो अकाउंट में 40-50 हजार से ज्यादा नहीं है। लैपटॉप और फोन ऑफिस का है। ज्वेलरी कोई मैं पहनती नहीं। तभी अंतर्मन ने टोका, रे मूर्ख, तेरी जान और इज्जत इन सबसे मूल्यवान है। हाय रे भौतिकवादी मन, उस तरफ तो ध्यान गया ही नहीं। मन ही मन बचपन में सीखे हुए कराटे लेसन दोहराने लगी। तभी मेरे कल्पना के घोड़ों को लगाम लगाते हुए वो लड़का बोला, आप बीकानेर तक जा रहे हो? मैं चुप रही। मेरी स्थिति को समझते हुए वो बोला, अगर आप कंफर्टेबल नहीं तो मैं दूसरी सीट पर चला जाता हूँ। आपके ऊपर वाली सीट मेरी है, इसलिए यहाँ आ गया। फिर वो उठा और सामने वाली पैसेज की सीट पर बैठ गया। मैंने पूरा पर्दा खोल रखा था। वो फिर बोला, पहली बार इतने खाली कूपे में सफर कर रहा हूँ। आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी। आप अकेली बैठी है। मैंने कहा, राम सिंह हर 10 मिनट में चक्कर लगा जाता है। डरना क्या, वैसे भी मुझे नींद नहीं आती। और पुलिस वालों को क्या डर, मैं झूठ बोल गई ताकि उसे लगे मैं पुलिस में हूँ।
वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, अच्छा मैं डॉक्टर रजत टोकस, 3rd ईयर मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। बीकानेर जा रहा हूँ। मेरा कॉलेज वही है। मैंने कहा हाँ मालूम है। मैं रिया शर्मा, ACP। और कोई रैंक याद ही नहीं आई जल्दबाजी में। वो हंसा और बोला, ओके। थोड़ी देर तक वो और मैं चुप बैठे रहे। वो पता नहीं खिड़की से क्या देखने की कोशिश कर रहा था और मैं लगातार उसे। मुझे लग रहा था अगर कोई हथियार है तो इसने कहाँ छुपाया होगा। इसका बैग मेरे सामने ही पड़ा है और इसके कपड़ों में छुपाने की गुंजाइश लगती नहीं। वो पलटा और बोला, बुरा मत मानिएगा पर आपको देखकर लगता नहीं आप पुलिस वाली है। मैंने कहा क्या मतलब? वो बोला इतनी कम उम्र में ACP। अब अपने झूठ पर मुझे खुद हंसी आ गई। वो एक डॉक्टर है यह सुनकर मैं थोड़ी सहज भी हो गई थी। मैंने फिर भी डिटाई दिखाते हुए कहा, मैं एसआई हूँ। वो फिर हंसा और बोला, इतनी सुंदर पुलिस वाली हो तो लोग खुद आएंगे चलकर। गिरफ्तार कर लो मैडम प्लीज। मैंने मन में सोचा अच्छा बच्चू अकेली समझ लाइन मार रहा है। मैं एकदम गंभीर आवाज में बोली, ऐसे मजाक मुझे पसंद नहीं। अपनी हद में रहो या बुलाओ रेलवे पुलिस को। वो कान पकड़ने का उपक्रम करते हुए ठेठ हरियाणवी में बोला, सॉरी मैडम जी। उसकी बात का लहजा कुछ इस तरह का था कि मैं हंसी रोक नहीं पाई और ना चाहते हुए भी मैं हंस पड़ी। रजत मुस्कुराते हुए बोला, आप क्यों झूठ बोल रही है? डरे मत, मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ। मैंने कहा हम अकेले सफर करें तो एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है। वो बोला हाँ वो तो एकदम ठीक बात है। फिर वो मुझसे बोला वैसे झूठ बोलने के अलावा आप क्या करती है? मैं एक नामी पैकेट फूड कंपनी में काम करती हूँ। बीकानेर में हमारी प्रोडक्शन यूनिट है। क्वालिटी कंट्रोल में जब भी कोई इशू होता है मुझे आना पड़ता है। बेसिकली आई एम फूड इंजीनियर। वाओ, इम्प्रेसिव। वो हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला। मैंने भी हैंडशेक कर लिया। उसके हाथ बेहद ठंडे थे। मैंने कहा AC खाली कंपार्टमेंट में बड़ा अच्छा चल रहा है। वो हंसा और बोला, अच्छा है ना पैसा वसूल। वो बात करते करते मेरी सामने वाली सीट पर बैठ गया। मैं थोड़ी सहज हो चली थी पर अभी भी मेरी नज़र उसकी हरकतों पर थी। फिर वो सीट अधलेटा सा होते हुए बोला, वैसे मैं यही जींद का हूँ। माँ बाप का इकलौता बेटा। शुरू से पढ़ने में तेज था इसलिए मेडिकल लाइन में चला आया। वैसे हमारी बहुत सी जमीन है। हमारा कुनबा खेती ही करता आया है सदियों से। अचानक कहते कहते उसकी आंखों से चमक गायब हो गई और बहुत गहरी उदासी छा गई, जैसे वो कुछ सोचते सोचते कहीं खो गया हो। मैंने उसे टोकते हुए कहा, इस टाइम तुम घर क्यों आए थे? ना कोई छुट्टियां हैं ना वीकेंड। वो गहरी सोच में डूबे डूबे बोला, कुछ नहीं, जमीन का कोई मसला था। पापा अकेले कैसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते। फिर वो हल्का सा उठा और आगे की ओर झुकते हुए बोला, मेरे चाचा की नीयत खराब हो गई है। वो हमारे हिस्से की जमीन भी हड़पना चाहता है। ओ के अलावा मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। वो मुझे देखते हुए बोला, मैडम यह जमीन किसान के पसीने से ही नहीं खून से भी सींची जाती है। मैंने सहमति में सिर हिला दिया। मैंने कहा बनने वाले तुम डॉक्टर हो पर अंदर एक किसान भी बैठा हुआ है। वो बोला अरे वाह आपने सही पहचाना। इस बात पर हाई फाइव कहते हुए उसने हाथ उठा दिया पर मेरी तरफ से रिस्पांस ना मिलता देख झेपते हुए उसने हाथ नीचे कर लिया। इतने में राम सिंह हाथ में चाय का प्याला लिए हुए आ गया। रजत को आश्चर्य से देखते हुए वो बोला, बेटी मुझे लगा तुम्हें चाय चाहिए होगी तो मैं ले आया। मैंने कहा इस पेंट्री कार तो है। नहीं, वो बोला स्टाफ के लिए सब इंतजाम है। बाबा मैं तो चाय पीती नहीं, आप इन साहब से पूछ ले। रजत जल्दी से बोला जी हम भी चाय नहीं पीते। राम सिंह मायूस सा वापस लौट गया। रजत बोला अच्छा हुआ आपने चाय नहीं ली। मैंने कहा हाँ किसी पर विश्वास करने लायक जमाना है भी नहीं। अचानक उसके चेहरे पर एक रंग आया और चला गया। हम दोनों अपनी अपनी सीट पर चुपचाप लेट गए। मेरी कल्पना फिर से उड़ान भरने लगी। अगर फिल्मों की तरह गुंडे आ जाएं तो क्या रजत मुझे हीरो की तरह बचाएगा और फिर मुझे इससे प्यार हो जाएगा। मैंने कनखियों से उसे देखा। हीरो नहीं तो हीरो से कम भी नहीं था।
दिल में हल्की से गुदगुदी हुई। मुझे हंसी आ गई। कहा कि बात कहाँ जोड़ती हूँ मैं। मैंने देखा रजत तो आंखें बंद करके पता नहीं कौन सी दुनिया में था। वो बिल्कुल शांत लेटा हुआ था, पर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। एक तो अकेली, ट्रेन का डर, ऊपर से नया नया आया ख्याल। ट्रेन अपनी गति से चल रही थी। कुछ स्टेशन आए और चले गए। मुझे बार बार झपकी आ जाती, पर मैं अलर्ट रहने की नाकामयाब कोशिश करती रही। और फिर एक लंबी झपकी और ट्रेन एक झटके से रुक गई। मैंने आंखें खोली, साइड में देखा रजत नहीं था। उसका बैग अभी भी ऊपर के सीट पर था। मैं उठ बैठी, मोबाइल पर टाइम देखा तो 2:30 बज रहे थे, शायद संगरूर था। पलक झपकते ही शोर के साथ 3 आदमी और 2 औरतें कूपे में चढ़ आए। उनके पास काफी सामान भी था। औरतें तो एक नजर मुझे देखते हुए आगे निकल गई, पर आदमी मुझे आराम से घूरते हुए चले जा रहे थे। पहनावे से देसी से लोग थे, बात हरियाणवी मिक्स पंजाबी में कर रहे थे। मैंने उठकर पर्दे खींच दिए। गाड़ी मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं रुकी और चल पड़ी। मैंने सोचा यह बंदा शायद वॉशरूम गया होगा, पर काफी देर निकल जाने पर भी रजत का कुछ पता नहीं था। मुझे थोड़ी चिंता हुई। उन लोगों के आ जाने से मेरा डर और बढ़ गया था। वो लोग तेज तेज आवाज में बातें कर रहे थे, और हर बात पर गाली। तभी पर्दा सरका और टिकट चेकर अंकल आए। बोले, बेटी तुम क्यों जाग रही हो, सो जाओ, अब तो एक पूरी फैमिली है कूपे में। मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही है। टिकट चेकर आगे निकल गया। मैं मोबाइल में गेम खेलने लगी। तभी उन 3 आदमियों में से एक आदमी, जो रजत की उम्र का ही होगा, दरवाजे की तरफ खड़ा होकर मुझे घूरने लगा। वो सिगरेट पीते हुए मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। मेरी सीट पहली थी, बिल्कुल दरवाजे के साथ। मैंने उसे घूर कर देखा, तो वो बाहर निकल गया। मैं पर्दा खींचने के लिए उठी तो देखा, उन लोगों में से जो जवान उम्र का आदमी था, वो एक औरत को खाली सीट पर लगभग धक्का देते हुए ले जा रहा था। मुझ पर नजर पड़ी तो बड़ी भद्दी हंसी हंसते हुए वो बोला, रे बापू तू माँ के साथ लेट जा, मैं अपनी बहू नू सुला लूं। मैं जल्दी से आकर अपनी सीट पर बैठ गई। अजीब वाहियात लोग हैं, और ऊपर से यह रजत कहा गया। अचानक कूपे की लाइट्स बंद हो गई। मैंने जल्दी से सीट लैंप जला लिया। तभी पर्दा हिला। मैं अलर्ट हो गई और देखा तो रजत था। मैंने चैन की सांस ली। अरे आप कहाँ गायब हो गए थे? वो बोला कुछ नहीं और आकर मेरे पास बैठ गया। अचानक मुझे हल्की ठंड का एहसास हुआ। वो मेरी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, रिया क्या मेरा एक काम कर दोगी? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो बोला, यह बैग बीकानेर पहुंचा दोगी? मैंने कहा क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं तो जा चुका हूँ, बस कुछ हिसाब पूरे करने हैं। मैंने कहा हेलो, ज्यादा ड्रामा मत करो। मैं डर नहीं रही। वो कुछ नहीं बोला। फिर वो खड़ा हुआ और बोला, यहाँ से बाहर मत निकलना। मैं कुछ बोलूं या समझूं उससे पहले वो पर्दा उठाकर बाहर निकल गया। मैं अभी सोच ही रही थी कि यह क्या हो रहा है, तभी कोई औरत बहुत जोर से चीखी, और कोई बड़ी तेजी से भागा। मैं सनसी खड़ी रही। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि पर्दा हटाकर देख लूं। तभी अधेड़ आदमी की आवाज आई, माफ कर दे, माफ कर दे। फिर उसकी आवाज गले में ही दब गई। गूगू की आवाज के साथ वो शांत हो गया। मैंने हल्का सा पर्दा हटाया और बाहर देखने की हिम्मत की। कुछ भी नहीं था। नीचे फर्श पर वो अधेड़ आदमी पड़ा था। उसका चेहरा डर से नीला पड़ा हुआ था और आंखें फटी हुई। मैं डर कर पीछे हटी और रजत मेरे एकदम पीछे खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में संतोष झलक रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, शायद फिर कभी मुलाकात ना हो, मेरा अधूरा काम कर देना। और फिर वो हवा में गायब हो गया। मेरा सिर चकराने लगा था और मैं होश खोने लगी थी। मेरी आंख खुली तो मैं स्ट्रेचर पर थी। सामने एक नर्स और डॉक्टर खड़े थे। मेरी आंखें खुलती देख वो मेरे पास आ गए। मैडम क्या आप ठीक है? आप कैसा महसूस कर रही है? मैं उठना चाह रही थी। नर्स ने मेरी मदद की। मुझे कल रात की हर बात याद थी, पर हुआ क्या था यह पता नहीं था। तभी वहां पर 2-3 पुलिस वाले आ गए। मैडम आप ट्रेन के कूपे में बेहोश मिली थी 3 लाशों के साथ। मैंने उसकी बात अनसुनी करते हुए पूछा।
मैं कहा हूँ। जवाब आया, आप श्री गंगानगर में हैं। मैंने कहा पहले मेरा बैग ला दीजिए, मैं अपने घर पर फोन करना चाहती हूँ। तभी डॉक्टर भी बोल पड़ा, आप इन्हें थोड़ी देर नॉर्मल हो लेने दे। मैंने फोन करके अपने बीकानेर ऑफिस में इन्फॉर्म किया। मैं थोड़ा आराम करके और कुछ खाकर काफी फ्रेश फील कर रही थी। मेरी मदद के लिए मेरे ऑफिस से वकील चल पड़े थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं पुलिस वालों को क्या बताऊं। 10 बजे के करीब एसपी विशाल मेरे कमरे में दाखिल हुए। मेरा हाल चाल जानने के बाद वो सीधा मुद्दे पर आ गए। रिया, आप अकेली उस कोच से जिंदा आई है। वहां ऐसा क्या हुआ था? तीनों लाशों के शरीर पर कोई घाव नहीं है। सबके चेहरे नीले पड़े हुए थे और आंखें डर से फटी हुई। 2 लाशें हमें रेलवे ट्रैक पर मिली है। मरने वाले सारे एक ही परिवार के लोग थे। मैंने कहा, जो मैं आपको बताऊंगी क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? विशाल बोले, आप मुझ पर भरोसा कर सकती है। मैंने बीती रात की हर बात बता दी। विशाल कुछ नहीं बोला। इतने में मेरे वकील भी आ गए। कुछ कागजी कार्रवाई करने के बाद मैं बीकानेर चली आई। कार में से जब सामान उतरा तो उसमें रजत का बैग भी था। मुझे उसकी बात याद आ गई। मेरा अधूरा काम पूरा कर देना। मैं उसी वक्त मेडिकल कॉलेज के लिए निकल पड़ी। मैंने बैग खोला तो उसमें कुछ बुक्स और पेपर थे। मैं सीधा कॉलेज ऑफिस में पहुंची और रजत टोकस के बारे में पूछा। वहां से जवाब मिला, 3 हफ्तों पहले उसकी मौत हो चुकी है। मैंने रिक्वेस्ट की, क्या मैं उसके रूममेट से मिल सकती हूँ? थोड़ी देर में एक दुबला सा लड़का मेरे सामने था। मेरे हाथ में बैग देखते ही वो उसकी ओर लपका। यह तो रजत का बैग है। मैंने बैग उसकी ओर बढ़ा दिया। वो बैग खोलते हुए रो पड़ा। रजत ने प्रॉमिस किया था मुझे वो बुक्स ला कर देगा। मर कर भी उसने वादा पूरा किया। रजत एक खुश मिजाज लड़का था। पढ़ने में भी तेज, सबकी मदद करने वाला। पर उसके चाचा और उसके बेटों की बुरी नज़र उसकी जमीन जायदाद पर थी। और एक दिन मौका मिलते ही उन्होंने बहाने से रजत को बुलवाया और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। घर में आग लगा दी ताकि लगे सब जलकर मरे हैं। ऐसा भयानक अंत। उफ, मैं सुनकर ही कांप उठी। बाहर निकलते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लगा जैसे टेरेस से कोई हाथ हिला रहा है। हाँ, वो रजत ही था। अगले दिन के अखबार में यह खबर आई कि एक ही परिवार के लोगों ने ट्रेन में सामूहिक आत्महत्या कर ली। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।